तो स्टूडेंट, कल हमने जो पढ़ा था सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाठ के अंतर्गत वो सातवाहन वंश को लेकर चर्चा की थी। आज अपन जो पढ़ेंगे वो गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्तों ने अपने क्षेत्र को किस तरीक़ा से विस्तार किया था स्वर्णिम काल के अंतर्गत। गुप्त वंश में यदि सबसे पहले अपन बात करें स्टूडेंट, तो बात करते हैं जिस तरीके से और वंशों के अंतर्गत हमने बात की संस्थापक को लेकर, इसी तरीक़ा से गुप्त वंश का भी एक संस्थापक आता है जिसका नाम मिलता है श्री गुप्त। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी और इसके बाद श्री गुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है घटोत्कच। घटोत्कच शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसकी उपाधि के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि घटोत्कच की जो उपाधि है वो है महाराजा धीराज की। महाराज की जो उपाधि है, घटोत्कच जो शासक की उपाधि है स्टूडेंट, वो है महाराज की उपाधि इसने धारण की थी। और अपन के जो 10th क्लास की किताब में दे रखा वो इतना ही दे रखा है कि श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है और घटोत्कच अगला शासक होता है जो श्री गुप्त का पुत्र होता है। उसके बाद जो घटोत्कच है उसकी उपाधि महाराजा है। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला शासक होता है गुप्त वंश में, वो शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ स्टूडेंट आपको कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। एक हमने पढ़ा था मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पढ़ रहे हैं जब चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय शब्द जुड़ जाता है, प्रथम हो जाता है या द्वितीय शब्द जुड़ जाता है, तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि ये किस वंश का है, गुप्त वंश का समझ लेना है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो बताया जाता है, सबसे पहले इसकी उपाधि की बात करते हैं। जो उपाधि मिलती है वो है महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। स्टूडेंट, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और इसने जो इसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ का विवाह वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी, विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था या शादी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुई थी। अब देखो स्टूडेंट, इन्होंने अपनी शादी कुमार देवी के साथ की तो इन्होंने कुछ सिक्के चलाए, कुछ सिक्के, और उन सिक्कों के ऊपर एक और सिक्के किसके चलाए, राजा रानी के। राजा रानी के क्या कुछ सिक्के राजा रानी के चलाए। किसने चलाए, किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी के सिक्के चलाए। और एक और अपन को जो याद रखना है इसके बारे में वो बात है स्टूडेंट कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसने एक संवत चला था 319 ईसा पूर्व में संवत चला था जिसका नाम है शको संवत। तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शक संवत चलाया था। तो स्टूडेंट, इतना अपन को चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सेट करना। उपाधि आपको महाराजा धीराज की है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ और कुछ इसने सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों के ऊपर एक तरफ राजा और एक तरफ रानी का अंकन था। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने
एक सम्मत चलाया था जिसका नाम है शक सम्मत। क्या है स्टूडेंट? शक सम्मत। अब जो अगला जो शासक आता है स्टूडेंट किसका? गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है उसका नाम मिलता है समुद्रगुप्त। तो स्टूडेंट आपने समुद्रगुप्त का नाम सुन ही रखा होगा और नहीं सुना हो तो अब सुन ही लिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन नेपोलियन की यदि बात करें तो नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने। तो अगला जो शासक है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में स्टूडेंट अब अपन गुप्त वंश का जो नेक्स्ट शासक था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त था, इसके बारे में अब क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं स्टूडेंट? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और ये बात किसने की? स्मिथ ने कही। स्मिथ ने क्या कहा कि समुद्रगुप्त भारत का क्या है? नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात यदि करें किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में स्टूडेंट, तो अपन का जो इसका आदर्श था, समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था स्टूडेंट? यदि आदर्श को लेकर के बात कर ली जाए समुद्रगुप्त के बारे में तो इसका आदर्श था ये दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाना। दिग्विजय व एकीकरण की नीति अपनाना। तो स्टूडेंट इसका जो आदर्श रहा है वो दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाना था। और इसका जो समुद्रगुप्त का विश्वास रखता था, समुद्रगुप्त का विश्वास, वो विश्वास किस में था? इसका साम्राज्यवाद में क्या रखता था? साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। कहने का तात्पर्य है जो स्टूडेंट समुद्रगुप्त था ये शासक था किसका? गुप्त वंश का। और इसका जो विश्वास रखता था वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में रखता था? साम्राज्यवाद में। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि अपने क्षेत्र का क्या करता था स्टूडेंट? ये विस्तार करता था। कहने का मतलब किसी एक क्षेत्र को जीता और उस राजा से उसका क्षेत्र क्या किया? हड़पा और बाद में उसको अपनी अधीनता स्वीकार करा करके और बाद में उसी को क्या दे देता? अपने उसके राज्य को दे देता था। ऐसा था कौन? समुद्रगुप्त। आगे यदि इतिहास में उच्च क्लास में यदि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो कहने का मतलब वहाँ पर आपको गुरुजी बताएंगे पृष्ठभूधरण की नीति अपनाता था। पृष्ठभूधरण की कहने का मतलब राजा को पहले तो पीटता था, फिर उसको मनाता था, फिर अधीनता स्वीकार करवाता था और अधीनता स्वीकार करवा करके वापस क्या देता था? उसको अपने क्षेत्र को दे देता। कहता कि अपन तो क्या है? दोनों दोस्त हैं। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो इसकी जो एक राजदार समुद्रगुप्त का एक राज दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का एक राज दरबारी कवि था जिसका नाम मिलता है हरिसेन। और हरिसेन ने क्या किया है? हरिसेन ने इलाहाबाद में इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त की क्या है? सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया है।
तो कहने का मतलब जो समुद्रगुप्त का जो राज दरबारी कवि था वो हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयाग परिस्थिति में सैनिक सफलताओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया। कैसे किया गया कि जो समुद्रगुप्त है वो वह एक भी बार युद्ध में नहीं हारा था। ऐसा कौन लिखता है प्रयाग परिस्थिति में? उसका जो राज दरबारी कवि है वो हरिसेन लिखता है कि जो समुद्रगुप्त था जितने भी उसने युद्ध किए वो युद्ध में एक भी बार नहीं हारा था। आगे यदि बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो समुद्रगुप्त के जो विजित क्षेत्र थे उनको 5 भागों में बांटा गया। समुद्रगुप्त के कौन से क्षेत्रों को विजित क्षेत्र थे उनको कितने भागों में बांटा गया भैया? 5 भागों में। तो अगली जो नेक्स्ट बात करेंगे समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में स्टूडेंट? 5। यदि सबसे पहले करें तो 5 समूह में सबसे पहला जो क्षेत्र आता है उसकी बात की जाती है गंगा यमुना का क्षेत्र। और गंगा यमुना वाला क्षेत्र आप जानते हैं स्टूडेंट जो कैसा क्षेत्र था? दोआब क्षेत्र था। वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी अधिक होती थी, पैदावार बहुत ही मात्रा में होती थी, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त हो जाती। तो उस क्षेत्र को इसने क्या कर लिया था? समुद्रगुप्त ने विजित कर लिया। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो है हिमालय का क्षेत्र, जो उत्तर में स्थित है, हिमालय का क्षेत्र। तीसरी यदि बात करें स्टूडेंट जो कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी दक्कन, जो महाराष्ट्र वाला इलाका था, पूर्वी दक्कन और दक्षिणी राज्य, इन क्षेत्रों को भी क्या कर लिया था? विजित कर लिया। चौथे क्षेत्र की यदि बात करें समुद्रगुप्त ने जो जीता था वो है विंध्यन या आठविक राज्य। इन क्षेत्रों को क्या कर लिया? विजित कर लिया। और 5वें जो समूह की बात करें तो शक एवं कुषाण राज्य। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र किसने हड़प लिए थे या जीत लिए थे या विजित कर लिए थे? समुद्रगुप्त ने 5 क्षेत्र जीत लिए थे। गंगा यमुना का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, पूर्वी दक्कन और दक्षिण का राज्य और विंध्यन या आठविक राज्य, शक एवं कुषाण राज्य। जिन क्षेत्रों में शक पहले क्या करते थे? अपना अधिकार जमाए बैठे थे, उनसे भी समुद्रगुप्त ने क्या जीत लिए थे? साम्राज्य या उनके क्षेत्र हड़प लिए थे या जीत लिए थे। आगे यदि बात करें समुद्रगुप्त के बारे में स्टूडेंट तो हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास एक क्या थी? बहुत ही बड़ी नौसेना रखता था। समुद्रगुप्त क्या रखता था? नौसेना। समुद्रगुप्त के पास एक विशाल नौसेना थी। नौसेना का अर्थ होता है जलीय सेना रखता था। कौन? समुद्रगुप्त। इससे पता चलता है, इससे किससे? नौसेना से पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार था वो कहाँ तक था? समुद्रों तक भी था। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार समुद्र तक था। नौसेना रखता था कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य विस्तार का पता चलता है वो कहाँ तक था? उसका विस्तार समुद्र तक था। इधर यदि बात कर लें अरब सागर, इधर
और यदि पूरब की तरफ बात कर लें तो बंगाल की खाड़ी तक किसका था, समुद्रगुप्त का शासन चलता था। आगे यदि बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो समुद्रगुप्त ने यदि स्टूडेंट समुद्रगुप्त के बारे में आगे बात करें तो समुद्रगुप्त ने क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, सिक्के। इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इसके साथ साथ कुछ मुद्राएं मिली हैं, कुछ सिक्के मिले। कुछ सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है। तो इससे पता चलता है कि अशोक ने कुछ सिक्के भी चलाए थे जिन पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है। आगे यदि बात करें समुद्रगुप्त के बारे में तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था, मतलब वीणा बजाता था। और इसकी जो आकृति मिली है एक सिक्के पर मिली है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए जो एक आकृति मिली है वो किसके पर मिली है, सिक्के पर मिली है स्टूडेंट। ठीक है, आगे यदि बात करें किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, तो नेक्स्ट जो पता चलता है समुद्रगुप्त को कवि राजा की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को कवि राजा की उपाधि दी गई है। और लास्ट एंड अंतिम बात करें किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये जो उपासक थे वो विष्णु के उपासक थे। उपासक यहाँ लिख देता हूँ मैं, उपासक ये विष्णु के थे। विष्णु भगवान जो कहते हैं ना, उपासक ये विष्णु के थे। कौन, समुद्रगुप्त। तो ये पूरा अपन का क्या है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रब करूँगा। तो स्टूडेंट आपको पता चला होगा कि समुद्रगुप्त ने क्या क्या कार्य किए थे। इसके बाद जो गुप्त वंश के अंतर्गत जो नेक्स्ट शासक आता है उसका नाम मिलता है स्टूडेंट चंद्रगुप्त द्वितीय। एक स्टूडेंट हमने प्रथम पढ़ा था, उसने क्या काम किया था। अब जो अपन पढ़ेंगे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और मैंने पहले ही बता दिया, यदि प्रथम लग जाए या द्वितीय लग जाए तो गुप्त वंश के शासक कहे जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टूडेंट चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक है ये किस वंश का शासक है, गुप्त वंश का शासक है। तो कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम मिलते हैं, अन्य नाम, एक व्यक्ति के 2-2, 3-3, 4-4 नाम होते हैं ना, हाँ, तो अन्य नाम इसको देवराज व देवगुप्त, किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने जो साम्राज्य विस्तार किया था, साम्राज्य विस्तार, किस तरीके से इसने साम्राज्य विस्तार किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार, इसने विवाह संबंधों के माध्यम से क्या किया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह संबंधों के माध्यम से किया। कहने का मतलब ये क्या करता था, ज़्यादातर विवाह करता था। अब आगे की यदि बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम मिलता है प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त की जो शादी की थी, विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो था एक शासक था वाकाटक नरेश रुद्र सेन के साथ। तो प्रभावती गुप्त की शादी या विवाह
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त थी और इस प्रभावती गुप्त का विवाह मैंने अभी आपको लिए बताया था कि प्रभावती गुप्त का जो विवाह किया था वो किससे शासक के साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था। तो स्टूडेंट, प्रभावती गुप्त का जो विवाह हो गया था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हो गया था। प्रभावती गुप्त के एक पुत्र प्राप्त हुआ था, एक पुत्र हुआ था किससे? रुद्रसेन से। आगे रुद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और अब जो वास्तविक बागडोर सवाली थी, जो वास्तविक शासिका बनी थी वो प्रभावती गुप्त बनी। प्रभावती गुप्त बनी। जो वास्तविक शासिका बनी थी वो प्रभावती गुप्त बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो जो शासक बनी थी, वास्तविक शासिका जो बनी थी वो प्रभावती गुप्त बनी थी। प्रभावती गुप्त बनने के बाद ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा से लेकर गुजरात के प्रदेश जीत लिए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा से लेकर गुजरात तक के प्रदेश विजित कर लिए या जीत लिए। इसके बाद जो बताया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी जो राजधानी थी वो उज्जैन लिया था। दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को बनाया। किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके और क्या किया था? शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे यदि बताया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इसके जो राज दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे बर्रुचि, बराहमिहिर, कालिदास, ऐसे नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और एक और बताऊं तो मैं, आपने सुना होगा अकबर के राज दरबार में भी स्टूडेंट नवरत्न रहते थे। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न रहते थे, जिनको नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। इनमें बात करें जैसे कालिदास, महान कवि कालिदास, बराहमिहिर, बर्रुचि, और यदि बात कर लो अमर सिंह इत्यादि, ये क्या थे? नवरत्नों में शामिल थे। अब स्टूडेंट आगे यदि बात करूं
में जो अगला नेक्स्ट जो शासक था गुप्त वंश का, उस शासक का नाम मिलता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त जो महेंद्रादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान जो काम किया था वो सबसे अच्छा एक ही काम था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी स्टूडेंट। तो अगला शासक आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, ये शासक का नाम है कुमारगुप्त महेंद्रा। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने जो काम किया था स्टूडेंट अपने शासनकाल के दौरान, इसने नालंदा, जो नालंदा वर्तमान में बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो किसी दिन इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे और इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था, वो भी पढ़ा था और कुमार देवी भी पढ़ी थी। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो इसका साम्राज्य विस्तार को लेकर के यदि बात करें स्टूडेंट, तो सौराष्ट्र से लेकर गुजरात तक इसका साम्राज्य विस्तार फैला हुआ था। इसका साम्राज्य विस्तार सौराष्ट्र से लेकर गुजरात तक फैला था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को अंतिम दिनों में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को अंतिम दिनों में पुष्यमित्र से जूझना पड़ा। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को अंतिम दिनों में पुष्यमित्र से संघर्ष करना पड़ा। यदि स्टूडेंट बात करें तो आपकी जो 10th की क्लास में है वो इतना ही कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में दे रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे स्टूडेंट, तो उस शासक का नाम आता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक है और गुप्त वंश के ने जो भी काम किया था वो आपके सामने अभी मैं पिक्चर रखता हूँ स्टूडेंट, आपका ध्यान यही होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या काम किया था स्टूडेंट, जो एक जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गुजरात के अंतर्गत है। तो इस अभिलेख से पता चलता है जो मौर्यों ने एक झील का निर्माण करवाया था, मौर्यों ने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम मिलता है स्टूडेंट सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बाद में क्या हुई, टूट फूट गई, जिसको कहा था जीर्णोद्वार या टूट फूट। कहने का मतलब जो जीर्णोद्वार करवाया था वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इस झील का जीर्णोद्वार स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट यदि अपन बात करें स्कंदगुप्त को, अंत में स्कंदगुप्त जब शासक बन रहा था तो इसे कुख्यात कुख्यात अपन के हूनों से
जूझना पड़ा, जूझना पड़ा। तो स्टूडेंट जो स्कंदगुप्त है उसे कुख्यात हुनों से जूझना पड़ा और अंत में हुनों को, अंत में क्या हो, हुनों की पराजय हुई, हुनों की पराजय हुई। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपन का गुप्त वंश कंप्लीट होता है। इसमें जो मैंने शासकों की बात की, प्रथम शासक मैंने आपके लिए बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो संस्थापक होता है वो श्रीगुप्त होता है। उसके बाद मैंने जो बात की थी चंद्रगुप्त, घटोत्कच की बात की। घटोत्कच के बाद जो तीसरा शासक होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बनता अपन का कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त बनता है। और अंतिम जो गुप्त वंश का शासक मैंने बात की स्कंदगुप्त को लेकर के बात की। इस तरीके से स्टूडेंट अपन का गुप्त वंश क्लियर होता है। कल जो हम पढ़ेंगे वो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तों का समाज पढ़ेंगे किस तरीके का था। तो स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब और शेयर ही जरूर करें।